Welcome viewers in this session of USA taxation. The USA tax law is called Internal Revenue Code. जिसे हम भारत में इनकम टैक्स एक्ट को द इनकम टैक्स एक्ट कहते हैं, यूएसए में उसे इंटरनल रेवेन्यू कोड कहते हैं। और हर एक्ट का एक न एक नंबर होता है कि पार्लियामेंट में वो एक्ट कितने नंबर का है, कितने सीरियल नंबर का है। तो यूएसए टैक्स कोड का जो नंबर है वो है 26। तो इसका जो फॉर्मल नेम है वो है टाइटल 26 इंटरनल रेवेन्यू कोड। टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए इज कॉल्ड इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, IRS उसे कहा जाता है। इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। जैसे हम हमारी दिल्ली में बैठी हुई सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, तो यूएसए में उसे फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। तो यूएसए में इनकम टैक्स लगाने का अधिकार फेडरल गवर्नमेंट को है। साथ में वहाँ की जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग जो राज्य हैं, वो भी इनकम टैक्स लगाते हैं। और राज्यों में जो अलग अलग काउंटीज बनी हुई है, जैसे हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है अलग अलग, तो काउंटीज को भी इनकम टैक्स इम्पोज करने का अधिकार है सिटीजन्स के ऊपर। लेकिन चूंकि फेडरल इनकम टैक्स की रेट 39.6% यानी अप्रोक्सीमेटली 40% तक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो काउंटी गवर्नमेंट है वो अपने इनकम टैक्स की रेट कम ही रखती है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 या 5% तक, ताकि सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा टैक्स का बर्डन महसूस नहीं हो। अब कुछ मेन पॉइंट है जैसे समरी में कि ए टैक्स कोड इज ए सीरीज ऑफ टैक्स लॉज एंड रेगुलेशंस दैट आउटलाइन द राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स पेयर एज द रिलेटिव टैक्सेशन। टैक्सेशन अदर देन इनकम टैक्स आर एस्टेट एंड गिफ्ट टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, मिसलेनियस एक्साइज टैक्सेस एटसेट्रा। तो ये जो टैक्स कोड है इसमें इनकम टैक्स की भी बात की गई है, दूसरे टैक्स लॉ की भी बात, दूसरे टैक्सेस की भी बात की गई है। इसलिए ये टैक्स कोड है उसको सीरीज ऑफ लॉ कहा गया है, सीरीज ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस। द इंटरनल रेवेन्यू कोड is the tax code established by the US federal government. The IRC, Internal Revenue Code, is enforced by the Internal Revenue Service in accordance with Treasury Department regulations. उनका जो USA का जो Treasury Department है वो कुछ regulations भी इशू करता रहता है, तो उसके कॉम्पेटेबिलिटी में ये जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ये काम करता है, प्रोसीजर बनाता है अपने। US tax code lays out rules on tax treatment of estate and gift tax, gifts and other retirement plans. तो ये जो US टैक्स कोड है ये टैक्स डिपार्टमेंट के और एस्टेट टैक्स के यानी प्रॉपर्टी टैक्स के और गिफ्ट के और रिटायरमेंट प्लान के लॉ या रूल्स सेट करता है। There are resources online and in print to help taxpayers stay updated on tax laws under their country's tax codes. तो यूएसए टैक्स डिपार्टमेंट दूसरे कंट्रीज की तरह अपने यहाँ पे वेबसाइट पर टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता है, आर्टिकल्स पब्लिश करता रहता है, सिटीजन्स को कम्युनिकेशन भेजता रहता है टैक्स अपडेट के बारे में। और सिटीजन्स चाहें तो उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकती है या फिर प्रिंट मटेरियल भी मंगवा सकती है। अब देखिए मैकेनिज्म पर आते हैं। जिस तरह से भारत में आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कनेक्शन की शुरुआत होती है परमानेंट अकाउंट नंबर से। आपको सबसे पहले जैसे भारत में परमानेंट अकाउंट नंबर इशू करना लेना पड़ता है, तो ये एक तरह से आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में रजिस्ट्रेशन है। आपका जो परमानेंट अकाउंट नंबर है जिसको आम पब्लिक पैन नंबर कहती है,
तो दैट इज रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ यू विथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो सिमिलरली यूएसए में जो पैन है उसको कहते हैं आई टिन, आई टिन। आई टिन का क्या मतलब है? इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपको आई टिन लेना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। दूसरा जो टेक्निकल टर्म है वो है ई आई एन। अब ई आई एन क्या है? ये है एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्यों लेना पड़ता है ये? ताकि जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का कोई सैलरी में से इनकम टैक्स डिडक्ट करे और उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करे, तो अपने खुद के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि वो कौन सा कॉर्पोरेट है, कौन सा एम्प्लॉयर है जो ये टैक्स जमा करा रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो दैट रजिस्ट्रेशन नंबर इज कॉल्ड EIN। भारत में उसको टैन कहा जाता है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। यानी भारत में कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का TDS काटना चाहे तो सबसे पहले उस एम्प्लॉयर को टैन, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर अलॉट करवाना पड़ेगा। और जब वो एम्प्लॉय का TDS काटेगा और उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाएगा, तो वो अपना टैन मेंशन करते हुए डिपॉजिट करवाएगा और जिसका अमाउंट डिपॉजिट करवाया जा रहा उसका पैन मेंशन करते हुए डिपॉजिट करवाएगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसमें पूरा हिसाब रहेगा कि किस किस एम्प्लॉय का टैक्स जमा हुआ है और किस एम्प्लॉयर ने जमा कराया है। तो भारत में ये पैन और टैन के थ्रू मैनेज होता है, यूएसए में आई टिन और EIN के थ्रू मेंटेन होता है। नेक्स्ट जो ओवरव्यू का टॉपिक है वो है SSE। अब भारत में तो 7 तरह के SSE होते हैं। यूएसए में कितने कौन कौन से होते हैं? इंडिविजुअल होते हैं, कॉर्पोरेट होते हैं और एस्टेट एंड ट्रस्ट होते हैं। 3 तरह के होते हैं ब्रॉड वे में। अब इनकम अगेन 2 तरह की होगी, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल में सारी इनकम आ जाएगी जो भी आपको मिल रही है, आगे जाके देखते हैं कौन कौन सी हैं। और एग्जेम्प्टेड या नॉन टैक्सेबल इनकम में, नॉन टैक्सेबल इनकम को एग्जेम्प्टेड इनकम भी कहा जाता है। तो या तो एग्जेम्प्टेड इनकम वर्ड यूज किया जाएगा या नॉन टैक्सेबल इनकम यूज किया जाएगा। नॉन टैक्सेबल इनकम वर्ड्स यूज किए जाएंगे, प्रेफरेबली एग्जेम्प्टेड इनकम वर्ड्स यूज किए जाएंगे। तो इनमें क्या क्या आता है? कुछ स्कॉलरशिप आती है, यूएसए के बैंक से आपको कुछ इंटरेस्ट मिला है वो आता है, और जो टैक्स ट्रीटीज यानी इनकम टैक्स को लेके यूएसए गवर्नमेंट ने अलग अलग देशों के साथ में जो एग्रीमेंट किए हैं उन्हें टैक्स ट्रीटी कहा जाता है। तो टैक्स ट्रीटीज हुई है, टैक्स के जो समझौते हुए हैं उनमें मान लीजिए अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो वो नॉन टैक्सेबल होगी। अब ये क्यों कहा गया है? क्योंकि एज पर इनकम टैक्स कोड ऑफ यूएसए किसी भी अमेरिकन सिटीजन की सारी इनकम टैक्सेबल है, अमेरिका में रिसीव की हुई और ग्लोबली आउट ऑफ अमेरिका भी अगर उसको कुछ इनकम हो रही है तो यूएस सिटीजन को अमेरिका में जनरेट हुई इनकम, रिसीव की हुई इनकम और अमेरिका के बाहर जो इनकम उसको एक्रू हो रही है, जनरेट हो रही, उन पर भी उसे उसको टैक्सेबल इनकम इंक्लूड करना है, रिटर्न में शो करना है और इनकम टैक्स पे करना है। लेकिन अगर यूएसए गवर्नमेंट की दूसरे कंट्रीज के साथ में संधि है, समझौते हैं कि ये दूसरी कंट्रीज के इनकम में, दूसरी कंट्री में उस यूएस सिटीजन को जो इनकम हो रही है वो एग्जाम्प्ट रहेगी, तो फिर वो नॉन टैक्सेबल रहेगी। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि डबल टैक्सेशन नहीं हो, क्योंकि यूएसए का कोई सिटीजन है, उसको मान लीजिए किसी दूसरे कंट्री में इनकम हो रही है। अब दूसरे कंट्री में इनकम हो रही है तो दूसरी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो उससे इनकम टैक्स लेगी। अब ठीक है, यूएस सिटीजन ने दूसरे कंट्री को टैक्स पे कर दिया, अब उस इनकम को यूएसए के इनकम टैक्स रिटर्न में फिर से इंक्लूड किया जाए, फिर से टैक्स दिया जाए, तो फिर तो यूएसए के एम्प्लॉय के हाथ, यूएसए के सिटीजन के हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं। तो दैट इज वाई डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट किए जाते हैं और पूरे वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किए हुए हैं। तो ये जो डीए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA, इनमें जो भी इनकम कवर्ड है दैट विल बी नॉन टैक्सेबल। अब आते हैं टैक्सेबल इनकम पर। टैक्सेबल इनकम सैलरी इनकम रहेगी जिसमें सैलरी, वेजेज, टिप्स मतलब कुछ अलाउंसेस वगैरह, और कुछ स्कॉलरशिप भी अगर मिली है स्टूडेंट को
तो वो भी टैक्सेबल इनकम आती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है, वो फॉरेन स्टूडेंट भी हो सकते हैं। और फेलोशिप यानी कहीं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की मेंबरशिप है, वहाँ से कुछ पैसा मिल रहा है, तो ये सब सैलरी इनकम आती हैं। बिजनेस इनकम, आप बिजनेस कर रहे हैं यूएसए में, तो बिजनेस इनकम टैक्सेबल होगी। कैपिटल गेन्स यानी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से कुछ इनकम हुई है, प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल गेन। और वहां पर जो डिविडेंड की इनकम होती है उसको भी वो कैपिटल गेन में ही लेते हैं। और इन तीनों को छोड़ के और भी कुछ इनकम है, क्योंकि इनकम बहुत सारी हो सकती है, सारी की सारी टैक्स कोड में या टैक्स लॉ में डिफाइन नहीं की जा सकती। तो इन तीन के अलावा और भी कुछ इनकम है, तो दैट विल बी टैक्सेबल इनकम। नेक्स्ट जो है टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो है रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। भारत में 7 तरह का होता है, वहां पर कौन कौन सा देखिए। इंडिविजुअल्स हैं, उन इंडिविजुअल की भी 4 तरह की टाइप है। भारत में इंडिविजुअल एक ही तरह का होता है, इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल। ऑफ कोर्स ही मे बी ए मेल, ही मे बी ए फीमेल, ही मे बी मेजर, ही मे बी माइनर, लेकिन इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल। लेकिन अमेरिका में इंडिविजुअल की 4 तरह की रिटर्न फाइलिंग स्टेटस होती है, आगे डिस्कस करते हैं। तो रिटर्न फाइलिंग स्टेटस यूएसए में सबसे पहली है इंडिविजुअल की, दूसरी है कॉर्पोरेट्स की, और तीसरी है एस्टेट एंड ट्रस्ट की। ट्रस्ट वगैरह बनाए जाते हैं उनकी। तो 3 तरह की वहां पर रिटर्न फाइलिंग स्टेटस है। लेकिन जो इंडिविजुअल की रिटर्न फाइलिंग स्टेटस है वो फिर 4 तरह की है। कौन कौन सी है? पहली, मैरिड इंडिविजुअल्स फाइलिंग जॉइंट रिटर्न्स एंड सर्वाइविंग स्पाउसेस। मतलब मैरिड इंडिविजुअल जो खुद का और अपने जीवन साथी का रिटर्न सबमिट कर रहा है। अब देखिए, पति अपनी पत्नी की जॉइंट इनकम का रिटर्न फाइल कर सकता है, और पत्नी अपने पति की इनकम को लेते हुए जॉइंट रिटर्न्स फाइल कर सकती है। अब इसमें जिस तरह से भारत में रहता है कि नॉन टैक्सेबल इनकम 2,50,000, 3,00,000, 5,00,000, जो भी हमने पढ़ा है, नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, तो ये सब चीजें वहाँ यूएसए में नहीं है। वहाँ तो डॉलर नंबर 1 से ही टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है। और वहां पे जैसे भारत में स्लेब बनी हुई, वैसे वहां भी स्लेब बनी हुई है। अब जो पहली रिटर्न फाइलिंग स्टेटस है, मैरिड इंडिविजुअल्स फाइलिंग जॉइंट रिटर्न्स, तो उसमें जो मिनिमम स्लेब है वो $1 से $36,900 तक है। इस पर टैक्स लगता है 15%। और बाद में प्रोग्रेसिव स्लेब है, तो ये मैक्सिमम रेट जाता है 39.60% तक, करीब करीब 40%। अब इंडिविजुअल में जो दूसरी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस है वो क्या है? वो है हेड्स ऑफ हाउस होल्ड्स, यानी हाउस होल्ड के हेड के रूप में हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब यहां पर जो स्लैब है वो $1 से लेकर, पहली जो स्लैब है $1 से लेकर $29,600 तक की है, जिसपे जो टैक्स रेट है वो 15% है। और हाईएस्ट टैक्स स्लैब जो है, हाईएस्ट टैक्स रेट जो है वो 39.60 है। इसमें भी स्लैब बनी हुई है। अब आते हैं इंडिविजुअल के तीसरी तरह के टाइप पर, रिटर्न फाइलिंग स्टेटस पर, तो वो है अनमेरिड इंडिविजुअल्स। तो अनमेरिड इंडिविजुअल्स में जो स्लेब है पहली वाली टैक्स की, वो है $1 से $22,100 तक की। इस पे टैक्स 15% है, मिनिमम टैक्स। पहली वाली स्लेब पर जो टैक्स रेट है 15% है, और जो हाईएस्ट टैक्स स्लेब है वो 39.60% है। उसके बाद में इंडिविजुअल की जो चौथी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस है वो है मैरिड इंडिविजुअल्स फाइलिंग सेपरेट रिटर्न्स, यानी वाइफ अपना रिटर्न सेपरेटली भर रही है और हस्बैंड अपना रिटर्न सेपरेटली भर रहा है। तो इस केस में जो फर्स्ट स्लेब है वो है $1 से लेकर 18,450 तक की। इस पर टैक्स रेट है 15%, और जो मैक्सिमम टैक्स रेट है वो 39.60%। तो इंडिविजुअल की 4 स्टेटस होगी। मैरिड इंडिविजुअल्स फाइलिंग रिटर्न्स, फाइलिंग रिटर्न जॉइंटली फॉर देयर स्पाउस ऑल्सो। देन हेड्स ऑफ हाउस होल्ड,
अनमेरिड इंडिविजुअल्स एंड मैरिड इंडिविजुअल्स, 4 तरह की इंडिविजुअल की रिटर्न फाइलिंग स्टेटस होगी। उसके बाद में कॉरपोरेट्स की हैं, तो कॉरपोरेट के केस में भी यही है कि उनको जो भी इनकम हो रही है, भले ही $1 की हो, भले ही $1 बिलियन की हो या और ज़्यादा हो, तो सभी पे उनको टैक्स भरना है और उस पर फ्लैट रेट है 21% टैक्स की रेट। अब जो थर्ड रिटर्न फाइलिंग स्टेटस है वो कौन सी है, एस्टेट एंड ट्रस्ट की। तो उसके केस में जो पहला स्लैब है वो $1 से लेकर $1,500 तक का, देखिए कितना लो स्लैब रखा गया है, $1,500, $1 से लेके 1,500 तक का पहला टैक्स स्लैब है। इस पे टैक्स की रेट कितनी है, 15%, और मैक्सिमम टैक्स रेट कितनी है, 39.60%। तो ये सब बेसिक चीजें हुई। अब हम देखते हैं कि इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहली स्टेप है ग्रॉस टोटल इनकम, सॉरी ग्रॉस इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम तो इंडिया में वर्ड यूज होता है, यूएसए में जो वर्ड यूज होता है वो है ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम मीन्स ऑल द इनकम्स फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से कोई भी इनकम हो रही हो सारी की सारी टैक्सेबल है। अब देखिए करीब 15 एग्जाम्पल है, इसके 15 एग्जाम्पल्स हैं। सैलरी, उसको ये लोग बोलते हैं कंपेंसेशन फॉर सर्विसेज। वेजेज, टिप्स इंक्लूडिंग फीस, कमीशन, फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट यानी कुछ बेनिफिट जो दिए जा रहे हैं जो कि जिनका वैल्यूएशन हो सकता है मॉनेटरी टर्म्स में, 2000 का फ्रिंज बेनिफिट्स एंड सिमिलर आइटम्स। उसी के जैसे कुछ किसी भी दूसरे नाम से मान लीजिए आपको पेमेंट दिया जा रहा है, तो वो सब भी आपके सैलरी में ही काउंट होगा। ग्रॉस इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस की इनकम जो भी है, जो प्रॉफिट वगैरह आ रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। उसके बाद में गेन्स डिराइव्ड फ्रॉम डीलिंग्स इन प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन हो गए। उसके बाद में इंटरेस्ट, अगर कोई ब्याज मिल रहा है आपको तो वो ग्रॉस इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। फिर रेंट, भारत में उसके लिए अलग से हेड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वहां अलग से हेड नहीं है, ग्रॉस इनकम में आ जाएगा रेंट। रॉयल्टीज, अब जैसे भारत में इसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो वहां तो ये उसमें ग्रॉस इनकम में आ जाएगा रॉयल्टीज। उसके बाद में डिविडेंड, फिर एन्यूटीज, इनकम फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस एंड एंडोमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद में पेंशन, जिसको रिटायरमेंट इनकम बोलते हैं, यानी रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिल रही है किसी एम्प्लॉय को, सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी। इनकम फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ इंडेटेडनेस, लोन वोन चुका दिए उससे कुछ इनकम हुई। डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर ऑफ पार्टनरशिप, ग्रॉस इनकम, पार्टनरशिप फर्म में आपको कोई शेयर मिला प्रॉफिट का तो वो टैक्सेबल है। इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ ए डिसेंडेंट, देन इनकम फ्रॉम एन इंटरेस्ट इन एस्टेट और ट्रस्ट, ट्रस्ट या एस्टेट से मतलब रियल एस्टेट से कोई इनकम हो रही है तो वो आपकी ग्रॉस इनकम में इंक्लूड की जाएगी। एनी अदर इनकम रिसीव्ड बट नॉट कवर्ड इन द अबव, अब देखिए क्योंकि गवर्नमेंट सारी इनकम को तो लिस्ट आउट कर नहीं सकती, तो इन 14 के अलावा जो भी जितनी भी इनकम हो रही, ऑल द इनकम्स विल बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस इनकम। तो सबसे पहली स्टेज है ग्रॉस इनकम कैलकुलेट करने की। नेक्स्ट स्टेप आता है एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम कैलकुलेट कर ली, उसके बाद में आपको कुछ उसमें से अमाउंट्स लेस करनी है, डिडक्ट करनी है। तो ये जो अमाउंट डिडक्ट करनी है इनको वहां पर अबव द लाइन डिडक्शंस बोला जाता है। तो ग्रॉस इनकम में से जब आप अबव द लाइन डिडक्शन लेस करेंगे तो एडजस्टेड ग्रॉस इनकम आएगी। अब देखिए एडजस्टेड ग्रॉस इनकम में से आपको क्या क्या लेस करना है, एलिमोनी पेमेंट्स, एजुकेटर एक्सपेंसेज, सर्टेन बिजनेस एक्सपेंसेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं उनके कुछ खर्चे हो रहे हैं तो वो उसमें से ग्रॉस इनकम में से लेस किए जाएंगे। अब कुछ एग्जांपल है सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के, तो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, फी बेस्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये हैं। उसके बाद में डिडक्टिबल हेल्थ सेविंग अकाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन,
आपने वहाँ पर अमेरिका में ये हेल्थ सेविंग अकाउंट होता है, उसमें अगर मान लीजिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पैसा जमा करा रहे हैं, तो ये आपकी ग्रॉस इनकम में से डिडक्ट किया जाएगा। भारत में जैसे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं। उसका हमने डिडक्टिबल इंडिविजुअल रिटायरमेंट अरेंजमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, मतलब कोई इंडिविजुअल अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो पेमेंट ग्रॉस इनकम में से लेस किया जाएगा। अब भारत की बात करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया या स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड हो गया, उसमें जो भी आपकी सैलरी में से पैसा कट के जमा हो रहा है तो वो सेक्शन 80C में डिडक्टिबल होता है, लेकिन अब अमेरिका में उसको इस तरह से नाम दिया गया है। अब मूविंग एक्सपेंसेस यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के, जिसे हम शिफ्टिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, लेकिन ये केवल मिलिट्री के लिए ही डिडक्टिबल है। उसके बाद में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स है, डिडक्टिबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस, जैसे भारत में होता है ना प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ता है 2500 पर ईयर का, तो सिमिलरली वहां भी अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स लग रहा है तो वो डिडक्टिबल होगा। उसके बाद में अगर मान लीजिए किसी सेविंग अकाउंट में आपने पैसा जमा कराया, जैसे हमने हेल्थ सेविंग अकाउंट पढ़ा या रिटायरमेंट अकाउंट पढ़ा, अब उसमें से आपने टाइम के पहले विड्रॉ कर लिया, तो इसको बोलते हैं अर्ली सेविंग विड्रॉल। तो फिर उसके ऊपर क्या होगा, पेनल्टी लगेगी। तो इस तरीके की पेनल्टी लगी तो वो उसमें से ग्रॉस इनकम में से डिडक्टेबल होती है। अगला है रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन, जो हमने पढ़ा है कि सैलरी में से कुछ डिडक्ट हो रहा है या आदमी खुद जमा करा रहा है, तो वो कंट्रीब्यूशन ग्रॉस इनकम में से लेस होगा। उसके बाद में स्टूडेंट के केस में स्टूडेंट लोन इंटरेस्ट, अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई के लिए लोन लिया है और उस पर बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो उसमें से डिडक्ट किया जाएगा। तो ये इतने सारे डिडक्शन है जो ग्रॉस इनकम में से लेस होंगे। तो अब जो फिगर आएगा वो आएगा एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। अब उसके बाद में कुछ डिडक्शन लेस किए जाने हैं। अब ये कौन से डिडक्शन है, पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, किस में से लेस किया जाएगा, सैलरी इनकम है। जो सैलरी इनकम है उसमें सैलरी इनकम जो है, जो आपकी ग्रॉस इनकम में इंक्लूड की गई है, तो उसके लिए आपको $14,600 लेस करने हैं एडजस्टेड ग्रॉस इनकम में से टुवर्ड्स स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर मेडिकल एक्सपेंसेस कुछ पे किए आपने, मॉर्गेज इंटरेस्ट का ये मतलब है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी पर कुछ लोन ले रखा है और उसके ऊपर आपने कुछ इंटरेस्ट पे किया, तो वो यहाँ पर डिडक्शन के रूप में लेस किया जाएगा। भारत में भी होता है होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, लेकिन भारत में क्या होता है, वो EMI लेस होती है, इंटरेस्ट अलग से लेस होता है। देन चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस, मॉर्गेज इंटरेस्ट, चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तीन नाम जो मैंने बताए हैं, इनको यूएसए में आइटमाइज्ड डिडक्शन कहा जाता है। तो ये डिडक्शन जब आप लेस करेंगे एडजस्टेड ग्रॉस इनकम में से, तो जो इनकम बचेगी वो टैक्सेबल इनकम कही जाएगी। भारत में इसको टोटल इनकम बोला जाता है, यूएसए में टैक्सेबल इनकम बोला जाता है। अब ये जो टैक्सेबल इनकम आई है, इसके ऊपर आपको जो भी अलग अलग स्लैब है उसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करना है। अब ये टैक्स कैलकुलेट हो गया, इसमें से अगर कुछ अमाउंट टैक्स क्रेडिट की है, जैसे भारत में TDS की होती है, तो वो टैक्स क्रेडिट की अमाउंट इसमें से लेस की जाएगी। जैसे पहला है चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, दूसरा है अर्न्ड इनकम टैक्स क्रेडिट और एजुकेशन क्रेडिट्स। ये जो भी डिडक्शंस हैं ये टैक्स में से आपके लेस किए जाएंगे। अब जो बचेगा वो टैक्स पेएबल रहेगा। अब टैक्स रिटर्न कब फाइल करना है, 15 अप्रैल को। किस पीरियड के लिए फाइल करना है, प्रीवियस कैलेंडर ईयर के लिए। प्रीवियस कैलेंडर ईयर क्या होगा, अगर हम 2025 की बात करें तो 15 अप्रैल 2025 को यूएस सिटीजन्स को अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना था। वो सबमिट करना था कैलेंडर ईयर 2024 के लिए, 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए। फिर उसके बाद उनके अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे जो यूएस रेजिडेंट है टू रिपोर्ट इनकम, वो है फॉर्म नंबर 1040।
उसके बाद में 4 नंबर 1040 NR किसके लिए है? फॉर नॉन रेजिडेंट एलियंस। देखिए, एलियंस वर्ड सुनकर हम इंडियंस को हंसी आ सकती है, क्योंकि अभी तक हमने एलियन वर्ड जो सुना है वो यूएफओ से आने वाले दूसरे ग्रह के क्रीचर्स के बारे में सुना है। तो हम इस एलियन वर्ड को बड़ा फनी वे में लेते हैं, लेकिन एलियन वर्ड का यूज दूसरे देशों में किया जाता है नॉन सिटीजन्स के लिए। जैसे कोई इंडियन सिटीजन है, वो अमेरिका में रह रहा है, तो वो वहां के लिए एलियन हो गया और उसको वो बोल देंगे नॉन रेजिडेंट एलियन। अब मैं केन्या में था तो वहां हम एलियन ही कहलाते थे, और हमारा जो फॉरेनर्स का जो कार्ड बनता था उसको एलियन कार्ड बोला जाता था। अब बाद में केनियन गवर्नमेंट ने नाम चेंज किया उसका और फॉरेनर्स कार्ड कर दिया। अच्छा, ये जो नॉन रेजिडेंट एलियंस के लिए जो 4 नंबर 1040 NR है, तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यूएसए में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, यानी उनको भी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना है और 1040 NR में करना है। उसके बाद में कुछ अमेरिका में कुछ वीजा होते हैं, आपने सुना होगा H1B वीजा, ये वो ग्रीन कार्ड वगैरह। तो उसमें एक वीजा की 2 टाइप हो रहे हैं, वीजा एफ और वीजा जे। तो ये एफ और जे वीजा के जो भी होल्डर्स हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है फॉर्म नंबर 8843 में, भले ही उनकी टैक्सेबल इनकम नहीं हो या उनकी इनकम नहीं हो। यानी पेरेंट्स की इनकम से, पेरेंट्स के भेजे हुए रेमिटेंस से उनका यूएसए में खर्चा चल रहा है, दे हैव नो इनकम, बट एफ वीजा होल्डर्स एंड जे वीजा होल्डर्स दे हैव टू सबमिट इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये सब था यूएसए टैक्सेशन का ओवरव्यू। मुझे आशा है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको और कुछ भी जानना है तो आप क्लासरूम में पूछ सकते हैं, या अगर ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड होता है तो जो भी व्यूअर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और कुछ और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।